हिसार जुनून। किस्त 51 SA राइट्स। एक ही सांस में कई सवाल गई अराज जायशा की बातें सुनते तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। एलिफ को कुछ हो जाने का सोचते अराज के जिस्म से जान निकल रही थी। बहुत मुश्किल से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ ही मिनटों में अराज मेंशन में था। एलिफ को सुबह अच्छा भला छोड़ कर गया था। आखिर क्या हो गया? एलिफ को इसका दिल बंद हो रहा था। एलिफ के मामले में ऐसा ही था। उसे जरा सा कुछ होता अराज दुरानी को अपनी धड़कनें रुकती नजर आती। एलिफ और अपने दरमियान के मौजूदा हालात से अराज बहुत मुतमईन था। रात एलिफ ने खुद से कोशिश की यानी अराज की नाराजगी उसका करीब न जाना एलिफ को महसूस होता था। अराज गाड़ी से निकलते तेजी से मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। जब समातों से दो मुलाजिमों को बातें करते सुना। इतने दिनों से तुम्हारे दिमाग से ये बात क्यों नहीं निकल रही है? जिसने गुनाह किया है उसे कोई पछतावा नहीं है, वो मुतमईन है। तुम क्यों खुद को हलाकान कर रही हो? तुमने सिर्फ देखा था, तुम गुनाह में शरीक नहीं थी। भूख क्यों नहीं जाती हो? यही बेहतर है तुम ज़बान बंद रखो। दोनों जाने किस बारे में बात कर रही थी अराज नहीं जानता था। अगर एलिफ की परेशानी ना होती अराज पूछ लेता, मगर उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था एलिफ के पास जाना, उसे देखना। जायशा की कॉल के उसे डरा दिया था। वो ऊपर आया तो एलिफ को रोते पाया। साइमा दुरानी एलिफ के साथ बैठी थी मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। इसकी आंखें मुतवर्रम सी सुर्ख थीं। क्या हवा, क्यों रो रही हैं? अराज की आवाज़ सुनने की देर थी। एलिफ अपनी सास और जायशा की मौजूदगी की परवाह किए बगैर बेड से नीचे उतरते अराज के सीने में आन छपी थी। सब ठीक है? आहिस्तगी से एलिफ की पुश्त को उंगलियों से सुहलाया। वो अराज के गले लगते जैसे मजीद शिद्दत से रोने लगी। अराज उसके पास था, बिल्कुल ठीक था, मगर वो धमकियां एलिफ के जहन से चपक चुकी थी। अगर अराज को कुछ हो गया वो कौन था? एलिफ का दिमाग वहीं अटका हुआ था, उसकी धमकी आमेज बातें, मगर अराज पास था। इस बात की तसल्ली करते एलिफ कुछ पुरसुकून हुई तो एहसास हुआ साइमा दुरानी के साथ साथ जायशा भी कमरे में मौजूद है। वो क्या सोचेगी? एलिफ फौरी पीछे हुई और शर्मिंदा सी अपने गालों को साफ करते इधर उधर देखने लगी। मुझे लगता है भैया एलिफ आपू आपके लेट आने पे इतनी अपसेट थी, आपको देखकर कैसे ठीक हो गई हैं? जायशा ने शरारत से एलिफ को छेड़ा तो एलिफ का रोया रोया चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। नहीं वो। एलिफ घबराई सी अराज को देख रही थी जो अपना कोट उतारते सोफे पे रखते इसे अपने हिसार में ले गया। माम आप सो जाएं, मैंने आपको तंग किया। सूरी में डर गई थी, वो कोई था खिड़की पे। पहले एलिफ ने नहीं बताया मगर अब मजबूरा बताना पड़ा कि अराज के बारे में वो बहुत फजूल बोल रहा था। माम को पता होना चाहिए, आखिर को इनके बेटे की जिंदगी का सवाल था। जायशा चली गई, उसे नींद आ रही थी। अब तो अराज आ चुका था, एलिफ अकेली नहीं थी। अब कौन था? अराज एलिफ को छोड़े खिड़की की तरफ आया और बाहर झांकते देखने लगा। एलिफ इसके पीछे पीछे चली आई। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा था, वो खिड़की तोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। अराज बट सिक्योरिटी साजन बजा तो वो भाग गया। एलिफ अराज के कंधे पे हाथ रखते नीचे झांकने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स अब चौकस नजर आ रहे थे। बैठे आप, कुछ नहीं होता है। माम के सामने एलिफ को बोलते हुए एहतियात करनी चाहिए। वो सुनकर परेशान हुए जा रही थी कि आखिर कौन इनके बेटे के कमरे तक पहुंच गया। ध्यान रखना अराज। साइमा दुरानी कमरे में आई तो सामने शौहर को लैपटॉप खोले मेंशन के कैमरे चेक करते पाया। कोई मेंशन में घुसा है। वो परेशान से थे, ये पहली बार था किसी ने मेंशन की दीवारों को फलांगने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब है एलिफ ठीक कह रही थी। कौन हमारे बेटे के कमरे तक जा सकता है? आप ठीक से देखें कौन है, शक्ल नजर आ रही है। साइमा दुरानी परेशान सी थीं। अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा है मगर कोई था, सिक्योरिटी ने पकड़ाने की कोशिश है, मैं चेक कर आया हूँ, वो भाग गया है। आप परेशान मत हूँ, मैं इस मामले को खुद देख लूँगा।
अयाज दुरानी ने लैपटॉप साइड पे रख गया और बीवी को तसल्ली देते अपने पास बुलाया। मुझे अराज, कुछ नहीं होता बेगम। साइमा दुरानी दिल ही दिल में बेटे की लंबी जिंदगी की दुआएं मांगने लगी जो जाने कबूल होनी थी या नहीं। इधर आए मेरे पास। एलीफ को अपनी बाहों में भरा वो दोबारा रोना शुरू कर चुकी थी। अराज के लिए सब तकलीफ दह होता था। एलीफ के आंसू देखना वो देख होता था। यार रोना तो बंद करें, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अराज झुंझलाया सा था। एलीफ को रोते देखना इसके लिए बहुत खट्टन होता था। अराज, मेरी जान निकली जा रही थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? एलीफ का ये अंदाज चीख चीख कर कह रहा था। पूर अराज की मोहब्बत में डूब चुकी है ये लड़की। मैं मर जाती। इसकी शर्ट अपने आंसुओं से भगोने लगी। अराज ने इसका चेहरा हाथों में भरा। सब ठीक है, मैं आपके पास हूँ, फिर क्यों रो रो उन खूबसूरत आँखों का हश्र बिगाड़ रही हैं आप? इसकी भीगी आँखों को चूमते उसे खुद में भैंचा तो एलीफ के लबों से ससकी निकली। मैं बहुत खौफजदा हुई, तुम कल से कहीं नहीं जाओगे अराज। एलीफ की हालत ऐसी थी, अब अराज को कहीं नहीं जाने देने वाली थी। क्या मतलब है यार, सिर्फ एक धमकी से डर कर बैठ जाऊं मैं? एलीफ का ये रवैया अराज को परेशान कर रहा था। अब हाँ, थोड़ी डर गई थी, समझ में आता था, मगर ऐसे खौफजदा के अराज को भी कहीं नहीं जाने देने वाली थी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, समझ क्यों नहीं रहे हो अराज? वो तुम पे अटैक करेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचा है। अराज के चेहरे के नुकूश को चूमते वो अपने हवास में नहीं लग रही थी, वरना ऐसी हरकत कभी ना करती। अराज इसे रोकने के बजाय वो सब करने दे रहा था जो एलीफ करना चाहती थी। आप मेरे साथ हैं, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। अराज एलीफ की पेशानी से पेशानी जोड़ गया। एलीफ को फेल हुआ डर के जेर असर अराज के कुछ ज्यादा ही करीब चली आई है। दूर होना चाहा तो अराज ने बाजू से पकड़ते एलीफ की ये कोशिश नाकाम बना दी थी। अराज, मुझे सोने दो। एलीफ को लगा कि खौमखुआ ही उसकी बातों को सीरियस ले रही है। अराज कोई बच्चा नहीं है जो सूरत-ए-हाल को फीस ना कर सके। पूरा दिन था ना आपके पास। शर्ट रिमूव करते दूर फेंकी तो एलीफ ने इसकी निगाहों में छपी बेकरारी से नजरें चुरा ली और दोपट्टा अच्छे से अपने गर्द फैलाया। अराज इसकी हिफाजती तदाबीर पे खल कर हंस दिया था। अराज का डिम्पल जमाया हुआ तो एलीफ को अपना दिल पहलू में धड़कता महसूस हुआ। मुस्कुराते हुए अराज बहुत खूबसूरत लगता था कि एलीफ के लिए अपनी धड़कनों के शोर को संभालना बहुत मुश्किल होता था। अराज इसके बदले अंदाज साफ महसूस कर रहा था, उन लम्हों की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की थी। अराज, गर्मी है यार, पीछे हटो। अराज को खुद से लपटते देख वो इसके शानों पे हाथ रखे अराज को पीछे करने लगी। गर्मी तो मेरा बदन छोड़ रहा है आपके ये अंदाज देखकर। मेरा खौद पे जब्त खत्म हो रहा है। एंड नाउ आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा। एलीफ का दोपट्टा अगले ही लम्हे कारपेट पे था और इसके लब अराज के लबों की कैद में। अपनी गर्मी का इलाज करो, ठंडे पानी से बाथ लो। अराज को मुफीद मशवरे से नवाजा तो वो दांत पीस गया। बात तो अब अखटा आपके साथ ही लूंगा। अराज शरारत से आंखों को टोस्ट करते एलीफ के लबों को छोड़ते इसकी ठोड़ी पे गहरा लमस छोड़ा। नहीं, रोज रोज ये सब नहीं होता अराज, प्लीज समझो, मैं थक जाती हूँ। एलीफ को समझ नहीं आ रहा था किन लफ्जों का चुनाव करे कि अराज को बुरा ना लगे और अराज इसकी बात भी समझ जाए। क्यों नहीं होता? अच्छा नहीं लगता है मेरा पास आना? जो भी सोचती हैं सब शेयर करें। अराज इसकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाह रहा था। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अराज की मुंतक अलग ही थी जो अराज की समझ से बाहर थी। अच्छा, आज मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, कल नहीं तंग करूँगा आपको, बिल्कुल लेट नाइट आऊँगा जब आप सो चुकी होंगी। जागती मिलती हैं तो जज्बात आपको देखकर अबलने लगते हैं।
अराज अज तो किसी सूरत एलिफ से दूर नहीं रहने वाला था। एलिफ मना करती फिर भी नहीं। आज ऐसा किया है? एलिफ ने एबरू अचकाते पूछा। आज आपने मुझसे इजहार किया है, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एलिफ ने वाज़ेह खले लफ्ज़ों में जताया था। अराज तो खुद को हवाओं में उड़ते महसूस कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे तुम ये अंदाज़े लगाने शुरू कर दो। एलिफ पछता रही थी क्यों अपने जज्बात पे ज़ब्त ना रखा। आखिर क्या ज़रूरत थी इतना कुछ बोलने की। अराज ने तो अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालना ही था। आपने नहीं कहा मगर आपके दिल ने तो कहा है। अराज इसे तंग कर रहा था, हालांकि जानता था एलिफ जानबूझकर मुकर रही है। याद है उसे सब कुछ नहीं भूली है। दिल की आवाज़ तुमने कैसे सुन ली? एलिफ अराज को बातों में उलझाने सोने की कोशिश में थी। क्योंकि मेरे दिल का आपके दिल के साथ गहरा रिश्ता है। वो सब जो आप नहीं कह पाती हैं आपका दिल कह देता है। एलिफ इसकी बातों पे पूरी तरह से सुर्ख पड़ती अपनी आंखें मैच गई। आप यूं शो ना करें, मुझे बताकर आपने गलत किया। आपका शौहर हूँ, अच्छा लगता है जब आप मुझसे अपने जज्बात का इजहार करती हैं। अराज इसने बालों को पीछे करते शोल्डर पे लब रख गया। बाल रफ से हो रही हैं, आपके कईर क्यों नहीं करती हैं अपनी? एलिफ के बाल लंबे थे मगर एलिफ के ध्यान न देने की वजह से काफी खुश्क हो रहे थे। करती हूँ कईर। एलिफ ने जबरदस्ती आंखें बंद हुई थी, जैसे ये जता रही हूँ मुझे बहुत नींद आई हुई है। चले उठे, कोई नहीं सोने देना है मैंने आपको। वो एलिफ की शर्ट के बटनस खोलने शर्ट शानों से किसका गया। क्या कर रहे हो? वो ही जो आप बंद आंखें होते भी महसूस कर रही हैं और पूरी तरह से सुर्ख हो रही। ऐसा ही है ना? सुर्ख तो आप हो रही है। अराज इसकी शहरत पे अंगूठे का दबाव बढ़ाते एलिफ को आहिस्ता आहिस्ता पर्दों की बंदिश से आज़ाद करने लगा। एलिफ अराज की बेकरारियां देखते अब मतअम्मुल सी थी। अराज तो उसे कोई मार्जिन नहीं दे रहा था। मैं कुछ महसूस नहीं कर रही हूँ, ये तमधारी सोचे हैं बस। वो शान आ चुका गई मगर तब तक पूरी तरह से अराज की गिरफ्त में कैद हो चुकी थी। अच्छा जी, तो फिर इतनी सुर्ख क्यों ही हैं आप? अराज इसके सॉफ्ट से आरज़ा पे लमस छोड़ता इसको अपने करीब करते इसको ये बावर करवा रहा था कि जो सुर्खी चेहरे पे है वो कुर्बत के खलते रंगों की नहीं है तो फिर किसकी है? ये सुर्खी सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रही है। एलिफ को अचानक से ख्याल आया, अराज ने इसे दिन भर अगनूर किया और फिर कॉल तक रिसीव नहीं की। नाराज होना है अराज से? मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर करते हो तुम? एलिफ लड़ाई के मूड में थी, अराज के रोमांटिक मूड को पूरी तरह से खराब करने का सोच चुकी थी। कब करती हैं आप मुझे कॉल्स? अराज ने सिर्फ एक कॉल नज़रअंदाज की, वो भी इसलिए कि मीटिंग में था खुद। जो एलिफ इसके भेजे गए मैसेजेस इग्नोर करती थी अपनी बारी पे बड़ा फेल होता था। मैंने की थी तुम्हारे बारे में वो धमकी आमेज बातें सुनी तो मैं खुद को रोक ना सकी अराज, और तुमने किया, तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया क्यों? एलिफ इसके शाने पे हाथ रखे जवाब तलब कर रही थी। अराज को इस पल वो फुल बीवियों वाली टोन यूज करती नजर आ रही थी। मैं मीटिंग में था और आपने ऐसे ही उसकी बातों को जहन पे सवार किया है। सब ठीक है, डोंट वरी। एलिफ इससे दूर होती कि वो मजीद उसे अपने करीब कर गया। एलिफ दांत कजा कर रह गई। सब ठीक होगा अनशा अल्लाह। अराज एलिफ के सिचुएशन देखकर समझ गया कि एलिफ इससे बुरी तरह से खफा है। जाहिर सी बात है जो सिचुएशन थी उस वक्त एलिफ अराज से बात करना चाह रही होगी और अराज कॉल ही रिसीव नहीं कर सका। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चाहता था आपके सोने के बाद आऊं। अराज ने रीज़न भी बताई लेट आने की। मेरे सोने के बाद क्यों? वो उठते बैठ गई। क्योंकि आप मुझे अपने करीब नहीं आने देती हैं। जागते हुए नींद का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लबों पे धीमी सी मुस्कान सजाए वो एलिफ के तासुरात नोट कर रहा था। मेरी नींद का फ़ायदा? एलिफ ने मशकूक नज़रों से अराज को देखा। ये देखें,
अराज ने अपने मोबाइल से एक वीडियो निकालते एलिफ को दिखाई। वीडियो ऐसी थी कि इसे देखकर एलिफ को शदीद गुस्सा आया। अराज इसके सोए हुए वजूद को बाहों में भरे अपनी तशनगी मिटा रहा था। तुम ये सब करते रहते हो अराज? एलिफ रोहानसी हुई। मजीद तस्वीरें थी ये अराज ने कब कब बनाई, एलिफ को कुछ मालूम नहीं था। यादें महफूज रहेंगी मेरे पास। एलिफ इसका फ़ोन छीनती कि अराज ने इसे पीछे गिराए। एलिफ के लबों को परशदत गिरफ्त में कैद करने की कोशिश की तो एलिफ बोल पड़ी, डिलीट करो पहले तस्वीरें फिर ही मेरे पास आना। एलिफ एक भी तस्वीर अराज के मुकाबिल में नहीं रहने देना चाहती थी, सारी तस्वीरें डिलीट करवानी थीं। एक शर्त है मेरी। वो इजी होकर लेट गया। क्या? एलिफ को अंदाज़ा नहीं था अराज कैसी शर्त रखेगा। आपको मुझे कस करनी होगी लपस पे, इसके बाद सारी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। अराज बहुत आगे की सोच रहा था। एलिफ इसे गुस्से से नाक फैलाए देख रही थी। वॉट, तुम पागल हो अराज? एलिफ ने फौरी इनकार किया। अराज को लपस पे कस तो हरगिज नहीं करने वाली थी। सोच ले, मैं तो वैसे भी ये खूबसूरत प्यारी प्यारी तस्वीरें डिलीट करने के मूड में नहीं हूँ, सबनाल कर रखनी है। अराज ने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी कि एलिफ ने माननी नहीं थी। इल्ज़ाम इस पे ना आता और तस्वीरें भी महफूज रहती। अराज, एक तो तुम लेट आए हो, दूसरा तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है मेरा? एलिफ रोट गई। अराज इसे पीछे से हिसार में लेते इसके शाने पे ठोड़ी जमा गया। आप भी तो नहीं करती हैं मेरा एहसास? अराज के पास भी ढेरों शिकवे थे। तुम्हारा रोमांस ख़त्म हो जाए तो ही कुछ किया जा सकता है। मेरे रोमांस से क्या एलर्जी है आपको? साथ तो देना नहीं होता है आपने और उल्टा मुझे भी रोकती हैं आप। अराज इसकी दूधिया गर्दन पे नाक रगड़ते खफगी से बोला। एलिफ अराज की उंगलियों की हरकत से परेशान हो रही थी, जो कभी सरकती कहीं या रही थी तो कभी कहीं। अब तो शर्ट के अंदर जा रही थीं। अराज, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बैठी रही आराम से। अराज ने जैसे तैसे सही अपने सुलगते जज्बात पे बंद बांध ही लिया था। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा अंदर ही अंदर। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र आए हुए तो एलिफ इसको पीछे करते बोली, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, अब तो हाथों की हरकत भी रुक चुकी थी, मगर अराज का सिर्फ पास रहना भी एलिफ की धड़कनों में तेजी ले आता था। दिल जैसे पहलू में धड़कता था। हाँ, आता है, गुस्सा बहुत आता है जब आप मेरी तलब को यूं नज़रअंदाज करती हैं। इस पल अराज का दिमाग पूरी तरह से झुंझुनाया हुआ था, तो बजाय एलिफ का दिल रखने के लिए कुछ और कहता उसने सच कह दिया, जो भले ज़रा कड़वा था मगर सच तो था। तो एक काम करो अराज, आप अपने मशवरे अपने पास रखें, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। आपको एहसास नहीं होता है मगर मुझे है। अराज इसकी शर्ट रिमूव कर गया। अराज की बातों का असर था कि मुज़ाहमत एलिफ ने भी नहीं की। आपको बुरा लग रहा है? अराज और खुद को मुकम्मल पर्दों से आज़ाद करते जब वो एलिफ में समाया तो इसकी खामोशी अराज को छबी थी। एलिफ के गालों को अंगूठे से सुहलाते हल्के से एलिफ में घलते पूछा। वो सर नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं, बुरा नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। अराज शौहर था उस वक्त, ये एक सोच एलिफ के दिमाग में घूम रही थी। बाकी सब भूलते इसकी गर्दन में बानही हाइल करते इसके शाने पे ही सर टिका गई। वो सरशार सा अपनी शदतों में तेजी लाते एलिफ को बौखलाने पे मजबूर कर गया था। एलिफ इसके पसीने से भीगे चेहरे को देख रही थी। अराज इस वक्त एलिफ को खुद में कैद करते सब भूलता जा रहा था। जायशा की टांग अब ठीक थी, खौद से थोड़ा बहुत चल भी लेती थी, मगर उसे समर की ऐसी आदत लग चुकी थी कि समर पे ही इन्हिसार करती थी। रक़ी बेगम के साथ इसकी बहुत बनती थी। समर की आपी भी मिलने आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, जायशा से बहुत अच्छे से बात की। अब समर के बाबा का रवैया भी बेहतर हो गया था, सिर्फ समर ही था जो अब जायशा को भाव नहीं देता था।
जायशा उठते फ्रेश हुई। समर बाहर था, उसको जब से डांट पड़ी थी बहुत जल्दी वापस आ जाता था और सारा वक्त जायशा को देता था। जायशा बहुत खुश थी मगर फिर भी समर सिर्फ इसका ख्याल रखता था, वो भी अपने मामा बाबा का वजह से, वरना कभी जायशा से बात ना करता। समर उस वाक़ये को बहुत ज़्यादा सीरियस ले चुका था। उस लड़के की फैमिली वाले समर के पीछे पड़े हुए थे। समर बहुत से मसाइल से उलझा हुआ था। जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी वो था अराज से दोस्ती का टूट जाना। अराज से बात करने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम होते अब तो नाउम्मीद हो चुका था। जायशा ही वजह बनी थी अराज से दोस्ती टूटने की। अगर जायशा की हेल्प नहीं करता तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। जायशा इसका साथ कभी कबूल नहीं करने वाली थी। बहुत जल्द अपनी असली फार्म में आती और समर से तलाक का मुतालबा करने लग जाती। समर वापस आया तो जायशा इसे बिस्तर के किनारे बैठी मिली थी। जायशा के पेपर्स मस हो गए थे, फाइनल सेमेस्टर था जो इसे दोबारा पढ़ना था। ऐसे क्यों बैठी हो? पूछना ज़रूरी था, वरना जायशा ने इस बात को इशू बनाकर समर की बेइज्जती करवा देनी थी। तुम्हें किया? समर इसके जज्बात समझ ही नहीं रहा था। जायशा बदल चुकी थी मगर समर की सोई वहीं अटकी हुई थी। जायशा अब जिच हो चुकी थी। मतलब क्या है इस बात का? समर बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। इसका सारा नज़ला जायशा पे ही गिरता था। जायशा जिसे पहले फ़र्क नहीं पड़ता था अब समर को लेकर हद से ज़्यादा टची होती जा रही थी। समर से मुंसलिक छोटी बात भी जायशा को बहुत फेल होती थी। मतलब समझाने बैठी तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। जायशा ने नाक छड़ाई, बहुत खुश रहती थी जायशा। अगर कोई और मौका होता तो जायशा का ये रवैया देखकर समर बहुत खुश होता, मगर अब नहीं हो पा रहा था। जायशा जो कर चुकी थी उसके बाद दिल और दिमाग दोबारा भरोसे के लिए आमादा नहीं हो रहे थे। बल्कि अब जबकि जायशा ठीक हो चुकी थी काफ़ी हद तक, तो समर ने फैसला कर लिया था आज इसे जायशा से बात करनी थी। हाँ, मामा ज़रूर खफा होती, जितनी वो बहुत मोहब्बत करने लगी थी, मगर जायशा की खुशियों के लिए ये करना ही था। मुझे तुमसे बात करनी है, गौर से सुनो मेरी बात। उम्मीद है सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। यही चाहती थी तुम, इस मकसद के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी इज्जत का ख्याल तक ना किया। समर जब बात करता भिगोकर तनस के तीर चलाता था। जायशा बलबला कर रह जाती थी। तुम बात करो, इतनी लंबी तकरीर का क्या मकसद है आखिर? जायशा दिल ही दिल में घबरा रही थी कि जाने क्या फैसला किया था समर ने, क्या करने जा रहा था। एक बात तो समझ गई थी, अब समर इसे पसंद नहीं करता था। शायद उस वाक़ये के बाद से समर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था, मगर जायशा बहुत दुखी थी। समर को जब से चाहने लगी थी, इसके बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। अगर समर कुछ ऐसा वैसा कह देता तो क्या करती जायशा? अपनी फैमिली वालों को तो भूल ही चुकी थी, अब जो भी था समर ही था। इसकी फैमिली वालों का रवैया देखकर जायशा बहुत नादिम रहती थी। अक्सर फेल होता कि काश शुरू में ही समर को समझने की कोशिश करती तो मामलात इतने आगे बढ़ते ही नहीं। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी शुरू से? वो बगौर जायशा के चेहरे को देख रहा था। वो खामोश थी, जैसे कहने को अल्फाज ही ख़त्म हो गए हों। मैंने सोचा है एक ऐसे रिश्ते को घसीटना जिसमें किसी एक की रजामंदी और खुशी शामिल ना हो गलत है। मेरा इरादा उस दिन सिर्फ अंकल अयाज बताने का था, निकाह का सोचा नहीं था। और तुम्हें लगता है मैंने जानबूझकर तुमसे निकाह करने के लिए वो सब किया? खैर, तुम भी गलत नहीं थी। अगर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो शायद ऐसा ही सोचती। वो पल भर को रुका। जायशा सांस रोके उसे सुन रही थी। आखिर क्यों नहीं समझता समर इसके जज्बात को? अब ये नया फैसला जायशा ने अपने हाथों की उंगलियां सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त करते खुद पे कंट्रोल रखा। कुछ बोली नहीं, देखना चाहती थी समर मजीद क्या कहता है।
निकाह के बाद जब तुम मुझसे तलाक का मुतालबा करती रही, मुझे गौर करना चाहिए था, मेरी गलती है ना। मैं इस रिश्ते को लटकाने के बजाय तुम्हारे मुतालबे पे गौर करना चाहिए था। रिश्ते ज़बरदस्ती थोड़ी बनाए जाते हैं। एहसास हो गया है मुझे, एक इंसान जिसके दिल में हमारे लिए कोई जज्बात ही ना हो, उसे ज़बरदस्ती खुद के साथ बांधना ज़्यादती होती है। समर की बातें सुनते जायशा के नाखून इसकी स्किन में धंसते जा रहे थे, आंखों से आंसू गिरते बहने को बेताब थे। इसने मुश्किल से आंसुओं पे बंद बांधा था। समर अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, गलती जायशा की ही थी, मगर अब क्यों महसूस नहीं करता था जायशा के लहजे में छुपा खुद के लिए प्यार। क्या कहना ज़रूरी था जो इस हालत समर की हालत थी? अगर जायशा कह भी देती इसने फिर भी यकीन नहीं करना था। आंखों देखा मंजर भला कौन झटला सकता है। तुम जो चाहती हो खलकर बोलो, मैं तुम्हारे फैसले को तस्लीम करूँगा। तुम वापस जाना चाहती हो तो भी मेरा फैसला, अगर मेरे हाथ में होता फैसला करना तो आज मेरी ये हालत होती। वो तल्खी से बोली, इस सब की शुरुआत किसने की थी? अगर समर को इतना मसला था तो ज़बान बंद रखता, मामलात आज इस नहज पे होते ही नहीं, मगर शायद जायशा ने ठोकर खानी ही थी, उसे संभलने के लिए गिरना ही था। जानता हूँ ज़्यादती तुम्हारे साथ हुई थी, उस वक्त निकाह कैसे करवाया गया याद है मुझे। समर कुछ नहीं भूला था, उसे सब याद था। जायशा कुछ बोलती कि रक़ी बेगम समर के लिए चाय लिए कमरे में चली गई थी। जायशा को उस वक्त उनका आना गनीमत लगा था, वैसे भी उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। फैसला तो कर चुकी थी, उसे समर के साथ रहना था, तलाक नहीं लेनी थी। समर से कहने अना आरे आ रही थी, क्या सोचेगा समर इसके बारे में। इसके करीब तक नहीं आता था, यानी जायशा को छोड़ने का फैसला समर के लिए बहुत आसान हो चुका था, शायद जायशा के बेहुहर की वजह से। बच्चे ऐसे क्यों बैठी हो, लेट हो जाओ। वो बेटे को चाय का कप देते जायशा के पास चली आई थीं। ऐसे ही आंटी, थक गई थी, मैं आपके साथ बाहर जाना चाहती हूँ कुछ देर। इरादा सिर्फ समर की नज़रों से दूर होना चाहती थी, उसे ये था कि समर फोर्स करेगा, फैसला करवाएगा छोड़ने का। बेटे बाहर अब अंधेरा हो रहा है, आप थोड़ा रेस्ट करो, फिर खाना हमारे साथ बाहर खा लेना, अभी समर आया है, इसे वक्त दो। वो दोनों के दरमियान चल रही सर्द जंग से बेखबर थी जायशा, समर से ही तो भागना चाह रही थी, उसे डर रहा था, जाने क्यों दिल खौफजदा सा था, ऐसा लगता जैसे कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे घटन हो रही है आंटी कमरे में। वो उठ खड़ी हुई, हालांकि अचानक से खड़े होने के चक्कर में इसकी टांग में दर्द होने लगा। अच्छा आ जाओ समर, तुम फ्रेश हो जाओ, खाना तकरीबा तैयार है, आज बाहर ही कर लेंगे साथ। पहले जायशा कमरे में करती थी, इसकी वजह से समर को भी कमरे में खाना खाना पड़ता था। चलो बैठा। वो जायशा को लेकर बाहर निकल गई। जायशा ने समर को देखा, वो उसे ही देख रहा था। इसे इतनी जल्दी क्यों है, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है सच जो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। समर में तमधारी जान, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, देखती हूँ कब तक दूर रहते हो मुझसे, अब मैं ठीक हूँ, मुझे हक चाहिए अपना। जायशा रक़ी बेगम के साथ किचन में बैठी थी, वो ताज़ा चपातियाँ बना रही थी, बाकी खाना वो बना चुकी थीं। आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं, मुश्किल होती होगी आपको। जायशा देखती थी पूरे घर का काम रक़ी बेगम अकेली करती थीं। आदत हो चुकी है, जब से शादी हुई शुरू से खुद ही किया है। वो मुस्कुराते चपातियाँ हारत पाट में रखते टबील पे खाना लगाने लगी। इधर समर जायशा की चालाकियों पे तलमला कर रह गया था। जायशा को तो उसके नज़दीक खुश होना चाहिए था कि उसे आज़ादी मिल रही थी, वो क्यों भाग रही है समर से दूर, आखिर क्या वजह है जो वो अब ऐसा नहीं चाहती। आप इतने अच्छे खाने बनाती हैं, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। जायशा को अपनी फिक्र हुई कि अगर कभी उसे खाने बनाने पड़े तो क्या करेगी। समर का दिल जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, उसे हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकती थी।
अगर तो समर की जिंदगी में कोई थी भी तो उसे निकाल बाहर फेंकना था समर की जिंदगी से। आपने कभी बनाया नहीं है उसीलिए मुश्किल लग रहा है, जब बना सीख जाओगी फिर ये सब बहुत आसान लगेगा। वो समर के बाबा को बुलाने चली गई तो जायशा वहीं चेयर पे बैठ गई। किचन काफी अच्छे से सेट किया हुआ था रक़ी बेगम ने। जायशा गौर से घर को देख रही थी। समर के मामा बाबा बहुत अच्छे थे, ये घर जन्नत जैसा लगता था, बस जायशा ही ना समझ सकी। समर तुम मुझे छोड़ना चाहो भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे रहोगे, सिर्फ मेरे। जायशा की भूख चमक उठी थी। खाना देखकर इतनी अच्छी खुशबू थी, मगर मामा बाबा के आने से पहले अगर शुरू कर देती तो अकूरड लगता। उसने सोचा इंतजार करेगी। समर कुछ में आया तो जायशा को किचन में बैठे देख वो हैरान हुआ था। जायशा क्या साबित करना चाहती थी, आखिर समर पूरी तरह से कन्फ्यूज थी। तुम समर जायशा के साथ वाली चेयर पे आन बैठा तो जायशा सीधी हुई। तब तक समर के मामा बाबा भी आ चुके थे। खाना खामोशी से खाया गया। खाने के बाद टक्कर कमरे में चला गया, जबकि जायशा रक़ी बेगम के साथ रही। जाओ बेटा, कमरे में गर्मी है बहुत, बारिश के बाद से कुछ ज्यादा ही हबस बन गई है, काफी टाइम हो गया है, सो जाओ आप। रक़ी बेगम अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। जायशा को कमरे में भेजते वो अपने शौहर के लिए चाय बनाते अपने कमरे में चली गई। जायशा बेदिल्ली से कमरे में आई, इसका मूड नहीं था। जानती थी कि समर फिर से वही बात करेगा जो जायशा को करनी नहीं थी। कमरे में आई वो लैपटॉप में बिजी था। जायशा भी उसे मुखातिब किए बगैर आगे बढ़ते चेंज करते बिस्तर पे लेटी तो समर ने लैपटॉप साइड पे रखा। क्या सोचा है फिर जायशा कमफर्टर खौद पे ओढ़ती के समर इसके सर पे आन खड़ा हुआ। क्या सुनना चाहते हो तुम समर? मैं वो बोल देती हूँ जो तुम्हें खुशी दे। उठकर बैठ गई। मेरी खुशी का एहसास तुमने कब किया है? जायशा को लगा जैसे तनस कर रहा हो अंदाज समर का तंजिया ही था। अब कर रही हूँ ना, काफी नहीं है तुम्हारे लिए? जायशा लबों पे सख्ती से दांत गाड़ गई कि तकलीफ के मारे जायशा के लबों से चीख निकली। पागल हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? जायशा के लबों पे जमी खून की बूंद देखते समर को शदीद गुस्सा आया था। जल्दी से साइड दराज से रुई निकालते जायशा के जख्मी लब को साफ करने लगा। ऐसा करते समर के अंदाज में जरा सी भी झजनाहट नहीं थी। वो बहुत तवज्जो से जायशा के लबों को रुई से क्लीन करते अब कुछ और टटूल रहा था। रहने दो, मैंने कुछ नहीं लगवाना है लपस पे। जायशा के होंठ किया जख्मी हुए। समर की तवज्जो उनके दरमियान हो रही गुफ्तगू से हट गई। ऐसे तो मजीद जख्मी हो जाएगा होंठ। समर फिक्रमंद सा था, जो जायशा को ये बताने को काफी था कि समर जायशा से कितनी मोहब्बत करता है। किया कर। समर को अपने लबों पे नरमी से लबों का मरहम रखते देख जायशा के दिल में मीठी सी गुदगुदी हुई थी। इसने समर के कंधे पे हाथ रखा और दोनों लम्हे भर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जायशा। समर ने इसे आवाज दी जो जाने किन ख्यालों में गुम थी। 2-3 बार बुलाने पे वो होश में आई थी। हाँ, जायशा ने अपने माथे पे हाथ फेरा, यानी सपना देख रही थी। इसकी मोहब्बत दीवानगी की हदों को छूने वाली थी। कहाँ थे हम? वो जो सोच रही थी कि समर इस बात को भूल गया है, मगर समर तो याद रखे हुए था। उसने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा, यहाँ मुंतकला हुआ था। मुझे नहीं याद। वो बुरा मीना गई शायद समर के दोबारा बात करने पे। भाग क्यों रही हो तुम? समर इसके बेहुहर से डिस्टर्ब हुआ। ये जायशा उस जायशा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिस जायशा से समर ने निकाह किया था। मैं नहीं भाग रही हूँ, तुम बात को बढ़ा रहे हो। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जायशा ने आंखें बंद कर ली। उसे नींद आ रही थी और समर की बातें फजूल में दिमाग खराब कर रही थीं। तुम्हें ही जल्दी थी ये मामलात ख़त्म करने की। अब जब मैं खुद को राज़ी कर चुका हूँ तो तुम्हें ताख़ीर क्यों करनी है जायशा?
समर ने जैसे अपने दिल को समझाया था, कैसे राजी हवा था ये समर ही जानता था। अब मामला अलग का नहीं सकता था किसी सूरत में। मैं नहीं जानती तुम क्यों मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो समर। वो उसी बात को लेकर डिस्टर्ब थी, उसे पूरा यकीन था समर इसे नहीं छोड़ेगा। अब अचानक से समर का ये फैसला जायशा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम्हें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि मैं एग्री हो गया हूँ जायशा, बाकी बातों की क्या ही अहमियत रह जाती है आखिर। समर अपनी साइड गर्दन रब करते शर्ट के ऊपरी बटन्स खोलते गहरे सांस ले रहा था। काश कि जायशा इसकी हालत जान पाती। मुझे किसी बात से मतलब नहीं है। हाँ, तुम्हारे बदले बदले अंदाज मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे जानती हूँ मैं। आखिर में लहजा भीग सा गया, जैसे गले में आंसुओं का गोला अटक सा गया। इसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। क्या जानती हो, तफसील से बताओ मुझे, बात को घुमा कर क्यों कर रही हो। जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है बताओ मुझे जायशा कम आऊन। समर की बहस से जायशा को अपने सर में दर्द की ठेस उठती महसूस हुई। समर के आने के पहले अच्छी खासी रैलिकस थी, मगर अब बेचैन और बेसुकून हो चुकी थी। तुम किसी और में अनटरसत ले रही हो, अब उसी वजह से मैं खटक रही हूँ। तुम्हें कि मामा बाबा भी जायशा के साथ ठीक है, नई वाली से शादी कैसे करूँ नगा। वॉट, क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो। जायशा कितना आगे का सोच रही थी। बेचारे समर के वहम वाव गुमान में भी नहीं था, उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ था। हाँ, पागल ही कहूँगे। उसी बात को वजह बनाकर रिश्ता ख़त्म करना आसान होगा तुम्हारे लिए, मगर एक बात याद रखो समर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली, समझे तुम। जायशा के साफ साफ कह देने पे समर के माथे पे बिलों का अंबार लग गया। क्यों होने देने वाली कुछ? मुझसे तुम्हें नफरत थी, निकाह तुम ख़त्म करना चाहती थी। अब जब मैं तुम्हारे लिए ये फैसला कर रहा हूँ तो क्या मसला है, मैं सब संभाल लूँगा। लगा इसकी मामा से फरीनकनस होने की वजह से कहीं जायशा को फैसला करने में मुश्किल ना हो रही हो। यही वादा उससे भी किया होगा। समर सर थाम गया। जायशा उसे दरमियान में ला रही थी जिसका वजूद ही नहीं था। किससे? कौन है वो? तुम जानती हो। मुझे भी मलवा दो उस लड़की से। समर इसके साथ बैठ गया। जायशा ने जुकाम ज़दा सांस खारिज की। वो पास बैठा तो धड़कनों का साज अलग ही था। जायशा कसक कर पीछे हो गई। मजाक के मूड में नहीं हूँ, संजीदगी से बात कर रही हूँ। मुझे क्या मालूम सितारा वो कौन है, तुम्हें पता होगा। उस लड़की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ जायशा, क्यों तुम ऐसा चाहती हो। समर की बातें जायशा को पछतावे की गहराइयों में धकेल रही थीं। दूसरी लड़की वजह नहीं है तो फिर ज़रूर वो वजह होगी। समर भी इंसान है, वो ज़रूर उस लड़के जिसके साथ जायशा फार्म हाउस गई थी की बातों की वजह से जायशा को छोड़ना चाह रहा है। समर मुझ पे शक कर रहा है या खुदा में इसे कैसे अपने किरदार की सफाई दूं। जायशा के लिए मजीद कुछ बोलना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा रो देगी, आंसुओं मुतवातिर इसकी आंखों से बहने को बेताब थे। जायशा समर की बातें सुनने के बजाय अपनी सोचों में डूबी तो समर को यूं जायशा का नज़रअंदाज करना एक आंख नहीं भाया। यहाँ इतनी मुज़ाहमत कर रही थी समर को रोकने की, वहीं समर इसके बेहोहर से मजीद डिस्टर्ब होते जायशा को बाजू से थामे इसका रुख अपनी तरफ कर गया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम। मैं नहीं करना चाहती हूँ कोई ज़बरदस्ती है समर। जायशा गुस्से से बोली तो समर ने इसका बाजू छोड़ चुका था। जब जायशा बात ही नहीं करना चाहती थी तो फिर क्या फ़ायदा, इतनी बहस बेकार गई थी। समर का दिमाग इस बात पे अटका हुआ था कि आखिर जायशा चाहती क्या है। ये लड़की मेरी बर्दाश्त आजमा रही है या खुदा मुझे हिम्मत दे। समर ने अपने हाथ उठाते बाकायदा दुआ की थी, जबकि जायशा को लगा इससे जान छड़ाने की दुआ मांग रहा है। इसे बहुत दुख हुआ। आंखें मौनद, रुख बदल गई। समर की तरफ देखना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। समर इसकी पुश्त को देखता रहा।
मामा से बात करने का सोचते वो कमरे से बाहर निकला। जायशा समर को कमरे से निकलते देख बेचैन हो गई थी, मगर समर के पीछे नहीं गई बल्कि उठते बैठ गई और समर की वापसी की राह देखने लगी। समर कमरे से निकला तो सामने उसे मामा किचन में बर्तन रखते वापस जा रही थीं। किया हवा बैठा। समर को उस वक्त कमरे से निकलते देखते वो परेशान सी हो गई थीं। मामा आपसे बातें करने का दिल कर रहा है, आप आएं। समर मामा को बाहर सहन में ले आया और चेयर पे बैठते वो सोच में पड़ा, मामा दे किया बात करे। कोई बात मेरे बच्चे को परेशान कर रही है। समर ने उनकी तरफ झकते वो मामा की गोद में सर रख गया। जब भी किसी मामले में उलझता अपनी मामा से बात कर लेता। बहुत अच्छे से दिल बहलाती थी कि कुछ लम्हों के लिए पुरसुकून हो जाता। मामा जायशा की वजह से परेशान हूँ। वो जो फैसला कर चुका था मामा को इससे आगाह करने वाला था। कोई मसला है वो तो अब पहले से काफ़ी बदल गई है। बैठा थोड़ा वक्त दो, चीज़ों को सब ठीक हो जाएगा। जायशा में आया बदलाव रक़ी बेगम महसूस कर गई थी, बस समर ही नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल नहीं कर रहा था, अच्छे से कर रहा था मगर यकीन नहीं करना मुश्किल था। मामा वो मेरे नहीं रहना चाहती थी शुरू में, अब वो कहती है मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं पूरी तरह से सोचों में उलझा हुआ हूँ। जायशा के रोये से कुछ सकी नहीं आ रहा है। वो उठकर बैठ गया था। समर तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो बेटा। वो बदल गई है, तुम्हें बजाय परेशान होने के खुश होना चाहिए। मुझसे भी अब बहुत अच्छे से बात करती है। शुरू में गुस्सा होगा, जो भी था उन लोगों को बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक लड़की के लिए अपने घर वालों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तो इससे हर रिश्ता तोड़ लिया गया है। तकलीफ समझ सकते हो तुम। समर का बल्ला वजह इतना सोचना इन्हें अच्छा नहीं लगा था। मामा आप पॉजिटिव सोचती हैं, उसीलिए हर इंसान आपको पॉजिटिव ही लगता है। जायशा ऐसी नहीं है। वो मुझे कभी कबूल नहीं कर सकती है। ये शायद इस एक्सीडेंट का असर है जो वो थोड़ी चेंज हुई है, वरना बाद में समर किसी के दिल में क्या है हम नहीं जान सकते हैं। बैठा मगर बज़ाहिर जो नज़र आया तुम्हें बता दिया है। तुम अच्छा सोचो, हो सकता है जायशा दिल से तुम्हारे साथ बिन चुके रिश्ते को कबूल कर चुकी हूँ। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों पहलू मौजूद होते हैं, ये इंसान पे होता है वो किस पहलू पे गौर करता है। तुम कह रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, यानी माजी में वो तुमसे दूर जाना चाहती थी। अब हाल है इंसान बदल जाता है। बहुत सी चीज़ें शुरुआत में कबूल करनी मुश्किल लगती हैं, मगर वक्त के साथ इंसान को खुद भी समझ नहीं लगती है और वो कबूल कर लेता है। तुम्हें जायशा की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए बेटा। वक्त दो उसे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। बस फ़िलहाल तुम खुद को पुरसुकून रखो। जायशा क्या चाहती है उसकी फिक्र छोड़ दो, सिर्फ उन खूबसूरत लम्हात को जियो। बैठा मामा की बातों ने अच्छा असर डाला था। जाओ अपने कमरे में आराम करो और जायशा से कुछ मत कहना। जायशा उनके साथ चली आई थी जब कमरे में गई थी। शायद समर ने उसी मुताल्लिक बात की होगी जो वो बेचारी इतनी परेशान थी। समर कुछ देर रक़ी बेगम से बातें करते इन्हीं के कहने पे कमरे में चला आया। जायशा उसे वापस आते देख सोती बन गई थी। जायशा समर के निकलते ही कमरे से बाहर आई थी, मगर सामने समर और रक़ी बेगम को बातें करते मुतमईन होते वापस चली आई। ये सोचकर अच्छा लगा कि समर बाहर नहीं गया है, घर में ही है। या तो समर दूर था उस वाक़ये की वजह से, या फिर समर ने जानबूझकर झूठ मामला किसी लड़की का ही है। सोते हुए भी जायशा का दिमाग उसी पॉइंट पे अटका।